कामिल। डोंट टेल मी इमामा, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब को जवेरिया के इंकिशाफ पर जैसे करंट लगा। इमामा ने मलामती नजरों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माजरत खाना अंदाज में उसे देख रही थी। उसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बार उसे कुछ झड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज वाक़या तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हद्दुल मकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या जरूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बता दी। और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं। इमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी इमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूंगी तो किसी और को बताऊं या ना बताऊं, तुम्हें जरूर बताऊंगी। वेरी फनी, ज़ैनब ने उसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो मौसूफ की। है कौन? नाम क्या है? क्या करता है? राबिया ने हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कजन है, अजद नाम है। इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है उसने और बिजनेस करता है। शक्लो सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है। वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाजा कर लेना चाहिए था, आखिर वो इमामा का फर्स्ट कजन है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें उसकी तस्वीर लाकर दिखाओ। ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का जरूरी काम यह है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो। राबिया ने मदाखलत करते हुए कहा। फिलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा यकदम उठकर खड़ी हो गई, तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जवेरिया ने माजत खाना अंदाज में कहा। इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। उसकी नजरों में तंबी थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी उस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती। ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा। इमामा ने इस बार किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के उस 2.5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज्यादा का IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मुतवक्का नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी को वहां बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ IQ टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस ने उसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 IQ लेवल का पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहाँ सबकी तवज्जो का मरकज बन गया था। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को उसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं ज़ाती थी। अपने कैरियर में वो पहली बार इस IQ लेवल बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार उस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज्यादा साफ लहजे में बात करता था और उसकी बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और उनकी बीवी अक्सर हैरान हो जाते। एक दिन जब वो अपने भाई से फोन पर बात करने के लिए फोन कर रहे थे तो सालार उनके पास खड़ा था। वो उस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फोन रख दिया। रिसीवर रखने के फौरन बाद उन्होंने सालार को फोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान में लगाए किसी से बातों में मसरूफ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। पहले उनके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ फोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो उसके अगले जुमले पर चौंके। सालार, किससे बात कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उसके हाथ से लिया। उनका ख्याल था कि उसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ उनके भाई थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सालार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है। उनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा।
میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے لگے۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ۔ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے تھے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریڈل دبا دیا۔ سالار، تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دوہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد و شمار سے واقف ہوگا۔ اور پھر وہ نمبر، تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا۔ سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا۔ انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فون ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے، پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے سے چند کتابیں لا کر دی تھی اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑی تھی، انہوں نے سکندر عثمان کے استفسار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے جلدی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلدی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکولوجسٹ کی باتیں بڑے فخری انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا، دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس سے پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینجلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا سپورٹ اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ، پروفیسر امتنان کے لیکچر کے نوٹس دو مجھے، امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں، میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے… اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا
जब मेरी आंख खुली और तुम उस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी, उसने मदाफियाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखे बैठी हुई थी, मगर किताब पर नजर नहीं थी तुम्हारी। जवेरिया ने उसका उज़्र रद्द करते हुए कहा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है मुझे? फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी? जवेरिया उसकी टाल मटोल से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप रहूंगी? इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टडीज की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती? जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। इमामा ने गहरा सांस लिया। अब वो जिच हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। असजद के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? असजद के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने उसी अंदाज से पूछा। फिर भी इख्तिलाफ तो एक बहुत ही। जवेरिया की बात उसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूं कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की या जो तुम्हें पता नहीं है? फिर भी तुम इस तरह मुझे मुजरिम समझकर तफ्तीश कर रही हो। वो अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करोगी? मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान ना हूं, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादिम सी होकर उसके पास से उठकर वापस अपनी स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। उसने एक बार फिर किताब खोल ली जिसे वो पहले पढ़ रही थी। काफी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद उसने एक जमाही ली और गर्दन मोड़कर लाशऊरी तौर पर इमामा को देखा। वो नोटबुक खोले बैठी थी, मगर उसकी नजरें नोटबुक पर नहीं थी। वो सामने वाली दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी। उसने गाड़ी नहर के पुल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी। फिर डिग्गी से एक बोरी और रस्सी निकाली। वो बोरी को खींचते हुए उस पुल की तरफ बढ़ रहा था। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने उसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी शर्ट उतारकर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में उसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जीन्स में उसका लंबा कद और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमाया था। उस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी शख्स के लिए भी नामुमकिन था। उसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर उसकी कद कामत और हुलिये ने उसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। उसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो उसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर लपेटकर सख्ती से गिराहें लगानी शुरू कर दी, और उस वक्त तक लगाता रहा जब तक कॉइल खत्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा सिरा वापस खींचकर उसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ दी, और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए उसने पैरों के गिर्द रस्सी को बहुत मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और गिराह लगा दी। अब इस 3 फीट के टुकड़े के सिरे पर बड़ी महारत के साथ उसने वो फंदे बनाए। फिर उचक कर पुल की मुंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए उसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में दायां हाथ गुजारा, और फिर बाएं हाथ के साथ उसने वो फंदा खींचकर कस दिया। उसके बाद उसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से उसे कस दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने पुश्त के बल खुद को मुंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ उसका पानी सर से टकराया और कमर तक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इसी तरह लटका हुआ था कि उसके बाजू पुश्त पर बंधे हुए थे और कमर तक का धड़ पानी के अंदर मौजूद था। बोरी में मौजूद वजन यकीनन उसके वजन से ज्यादा था। यही वजह थी कि बोरी उसके साथ नीचे नहीं आई और वो उसी तरह लटक गया। उसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते ही उसने आंखें खुली रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पानी गदला था, उसमें मौजूद मिट्टी उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। उसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। उसने एकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से उसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो पूरी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर न वो अपने बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और ना ही अपने जिस्म को उठा सकता था। उसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने उसे पुल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए उस तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। उसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थीं। पुल पर खड़े लोग खौफ के आलम में उस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हुजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वो वजूद अभी भी साकित था। सिर्फ पानी उसे हरकत दे रहा था, किसी पेंडुलम की तरह, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे।